आप बताओ कोई पॉइंट इसमें अकाउंटेबिलिटी में। सर बेसिकली जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो पहले होते थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द इशुएंस ऑफ द प्रॉपर्टी कार्ड, और वो भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी शो करने का काम करता है, ट्रांसपेरेंसी शो करने का काम करता है। नहीं नहीं, तो डी वाला कहानी हो गया। और इम्पोर्टेंट कौन सा और क्या समझते हो आप? एम्पावरमेंट बेसिकली सर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एंड हेल्थ। सोशल एम्पावरमेंट, Social हाँ। empowerment। तो सोशल एम्पावरमेंट कैसे होगा? सोशल हायरार्की में इनको पैसा मिलता है, सो वी आर गेटिंग स्टेटस सोसाइटी एंड वी कैन टैग इट विद द वुमेन एम्पावरमेंट आल्सो। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट में यू कैन टेक इट बिकॉज लॉट ऑफ स्कीम्स, मतलब इस स्कीम में वेरियस ज्वाइंट होल्डर्स आर देयर। मतलब जब आप पढ़ोगे तो ज्वाइंट होल्डिंग के नाम पे वो प्रॉपर्टी कार्ड इशू हो रहा है। अब साइबर क्राइम 3 लेवल पे होता है। कौन कौन सा लेवल है वो? इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, सोसाइटी लेवल पे हो सकता है, और प्रॉपर्टी लेवल पे हो सकता है। सोसाइटी या गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है, और प्रॉपर्टी लेवल पे हो सकता है। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? बस वर्ड बताओ, प्रीलिम्स में शायद आ जाए। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? जैसे आप पूछ रहे थे ना कि क्या इसमें बेसिक इशू आ गया है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग मतलब बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसमें कमेंट में एक गूगल फॉर्म होगा, वो लोग भी इसको फिल करके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर्पज़ आप सब लोग को पता है कि इसका क्या है, कि कंटेंट बिल्ड करना, बस यही पर्पज़ है। आपको इस वजह से देता हूँ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक या 2-3 वीक के बाद हम क्या करेंगे कि आपको थीम तो पता होगी 5, लेकिन एक क्वेश्चन चेंज होगा उसमें से, और वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेगा चेक उसी का होगा, कॉपी। अभी तो आप लोगों को सारी पता होती है। तो जैसे इसने एक सजेशन दिया था चिराग ने कि पहले से पता हो रहा है तो थोड़ा सा एक और वो हो जा रहा है, बायसनेस हो जा रही है, लिखने का मन नहीं कर रहा है। तो इस बार से क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन तो रहेगा 5, थीम वही रहेगी। मैं क्वेश्चन शेयर आपको 4 ही करूँगा जिस पे आप प्रिपेयर होके आओगे। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ नया मिलेगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। तो आप ट्राई करो कि आप कैसे सोचते हो किसी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसे आप पढ़ के आते हो, ठीक है। करंट अफेयर वाला मैंने दिया ही है। करंट अफेयर जो वीक वाला है वो ऐसे काइंड ऑफ सरप्राइज़ लेके चलो कि मतलब 15 क्वेश्चन है, उसको आप कैसे कर पा रहे हो, मतलब पुराने जो भी आप लोग 26 में जो दे रहे हो। और एक आरसी आप लोग करते रहो। सीसैट का इस बार का टॉपिक आप लोग को पता था, वो कर लिया आपने, टाइम एंड वर्क। जो भी वीडियोज़ हैं वो देखते रहो, वो छूट गया तो फरवरी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब जो हम लोग का टारगेट है, ठीक है, जो भी 26 में दे रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक का टॉपिक टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है, तो मैं लिख भी दूंगा वो ग्रुप में, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस नेक्स्ट वीक का है। तो इसमें इसमें 5 क्वेश्चन थे जो जनरल इश्यूज़ हैं इन थीम्स पे, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इश्यूज़ सारी कॉपियों में हैं, ठीक है। तो पिछले बार की जो हमारी टेस्ट 7 की थीम थी वो कौन कौन सी थी, वो ये 5 हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा ये 5 थीम थी पिछले उसकी। मानसून वाला क्वेश्चन मोस्टली लोगों ने ठीक लिखा है, जो मानसून वाला क्वेश्चन है वो मोस्टली ठीक लिखा है, ठीक है, उसमें इशू नहीं है। साइबर क्राइम वाला ठीक लिखा है, उसमें भी इशू नहीं है क्योंकि वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, उसको अच्छे से आप लोगों ने मेजर्स भी लिखे हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में किसी ने डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम किसी एक नहीं बनाया है, मोस्टली लोगों ने नहीं बनाया है। मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पहले आ चुका है तो आपको बेसिक पता हो उसका, एक बेसिक डायग्राम तो आप बना ही सकते हो कि हाउ द क्रॉप डाइवर्सिटी, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉइल डाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी से इंप्रूव हो रही है, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। इंडिया या मिशन वाले में इशू क्या है कि मोस्टली लोगों ने पिलर्स पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, मतलब इसके 7 पिलर हैं। तो जब भी कोई मिशन आए, कोई स्कीम आए आपके न्यूज़ में, आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे एग्ज़ाम में जाओगे तो हर चीज़ तो याद नहीं रहेगी, तो बस इतना क्या करो कि आप उस पर्टिकुलर स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उस पर्टिकुलर स्कीम के कौन से कोर पिलर्स हैं, वो पिलर्स एक जगह लिख लो ताकि आप उसको इंटीग्रेट कर पाओ लिखते टाइम। अगर उतना भी याद होगा तो आप कोई भी स्कीम एड्रेस कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है, जैसे हर बार नई नई कोई ना कोई स्कीम आएगी तो वो चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो स्कीम में आपको इतना ही करना है कि मिशन आपको लिखने, जो भी मिशन है। अगर स्वामित्व स्कीम आपने पढ़ी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव तो इसमें जनरली लोगों ने क्या किया, स्वामित्व स्कीम में आपने उसका पूरा फुल फॉर्म लिखा है। तो फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो फुल फॉर्म क्या है, मतलब वो तो आपका अननेसेसरी वेस्ट करेगा वो जो भी स्पेस आप यूज़ कर रहे हो। तो आप बेटर है कि उसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखो और फिर पार्ट्स पकड़ो कि कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो एक बार इस पर करते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे जो मैंने डाला है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, कि आपको मैं बताता हूँ कैसे आप, मतलब लेट सपोज कि आपको नहीं पता है चीज़ें, तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे चीज़ों को, ठीक है। तो चिराग आपने ये दिया था पिछला वाला, तो एक बार आप आओ, और किसी ने दिया था, कोमल आपने दिया था पिछला वाला, तो यार आप भी आ जाओ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये पहला क्वेश्चन, मतलब आप ही लोग करके दिखाना, आप अपने हिसाब से जो भी कीवर्ड्स आपको पता थे उस टाइम वो आप बताना, वो मैं लिखता जाऊँगा इस पर, आपको पता चल जाएगा कि ये लिखना कैसे है, ठीक है। यही सेम काम आपको हमेशा हर क्वेश्चंस में करने हैं, ठीक है, बढ़िया। तो खैर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है राइट, ये वाला। अब आप बताओ कि इसमें पहले आप पार्ट्स बताना कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं।
मतलब कौन कौन से पार्ट्स इसमें पूछ रहे हैं, पहले आप पार्ट्स बताओ क्वेश्चन। सर पहले तो इंट्रोडक्शन लिखे उसमें स्वामित्व स्कीम क्या है, बेसिक उसका जैसे जीआईएस मैपिंग के लिए या फिर लॉन्च कब हुई है उसके लिए, और फिर इंट्रोडक्शन में कि उसका गुड गवर्नेंस हम कैसे कर रही है, वो गुड गवर्नेंस में कैसे हेल्प कर रही है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस में कैसे हेल्प कर रही है, फिर नीचे एम्पावरमेंट में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये एक पार्ट हो गया, ए पार्ट जिसको आप एड्रेस करोगे, Yes, ये बी पार्ट हो गया जिसको आप एड्रेस करोगे, Yes, sir. और ये सी पार्ट हो गया एम्पावरमेंट कैसे वो कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आप लिखोगे, तो 3 पार्ट के बाद आप इसमें कंक्लूड करोगे, कुछ चैलेंजेस आपको लिखने पड़ेंगे या नहीं? यस सर, क्यों, ऐसा क्यों? चैलेंजेस लिख सकते हैं, मैंने चैलेंजेस नहीं लिखे थे हाँ वही, क्यों नहीं लिखा आपने चैलेंजेस, मतलब क्यों आपको लगा कि इसमें चैलेंज नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि सर उसमें कुछ डायरेक्टली आस्क नहीं कर रहा। नहीं तो आप टैग पकड़ो ना, अगर वो एग्जामिन बोल रहा है तो अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सब कुछ, मेरी भी मतलब बात ठीक है कि आप सब कुछ नहीं लिख पाओगे, लेकिन 2 पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, 2 पॉइंट उसमें, 2 पॉइंट इसमें, 6 पॉइंट हो गया। फिर 2-3 चैलेंजेस तो आप बता ही सकते हो किसी भी स्कीम के क्योंकि वो एग्जामिन है। मतलब अब आप सोचो अगर वो क्रिटिकली एनालाइज होता तो आप क्या करते? तो लिखते तो और ज़्यादा निगेटिव लिखना पड़ता है। अगर क्रिटिकली एनालाइज होता है टैग तो आपको और ज़्यादा, एनालाइज होता है तो फिर सेम काम करना पड़ता है कि आपको थोड़े से निगेटिव और लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अब आपकी कॉपी में इशू क्या है वो अभी इशू आपको पता लगेगा। आप इस प्रिंसिपल पे, जैसे लेट सपोज स्वामित्व स्कीम है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, क्या क्या प्रिंसिपल है जो आपको अभी लगता है उसको रिलेट करके, गुड गवर्नेंस जो भी आपने लिखा था। ट्रांसफर एक तो सर वो है क्या कहते हैं, लैंड मैपिंग वगैरह कर रहे हैं। नहीं, गवर्नेंस का प्रिंसिपल आप बताओ। लैंड मैपिंग तो एग्जाम्पल हो गया ना, वो तो आप स्वामित्व स्कीम में कर रहे हो कि प्रॉपर्टी कार्ड दे रहे हो। आप गुड गवर्नेंस का प्रिंसिपल बताओ। गुड गवर्नेंस में सर ये तो याद नहीं आ रहा। हाँ ट्रांसपेरेंसी, ठीक अकाउंटेबिलिटी है, तो ट्रांसपेरेंसी हुआ, अकाउंटेबिलिटी हुआ, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, हाँ, फेयरनेस, पार्टिसिपेशन, ये 3-4 कीवर्ड आ गए आपके पास। अब यही कीवर्ड है जिसको आपको इलेबरेट करना होता है एग्जाम में। अब जैसे आपने जब किया, जैसे इसने जो किया है, जब इसने किया देखो, इसने लिखा है कि अकाउंटेबिलिटी, इसने लिखा है ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी, मतलब गुड गवर्नेंस के पॉइंट इसने स्वामित्व से जोड़े हैं। ठीक है, इसने जो लिखा है जीत ने। अब ये अगर आप नहीं करोगे ये चीज़ें तो थोड़ा सा मतलब गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते ना कि डायरेक्ट कोई चीज़, तो पहले गुड गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल हैं वो स्वामित्व स्कीम में आपको कहाँ दिखते हैं वो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसमें से 2 हेडिंग तो हम लिख ही सकते हैं। मान लो अकाउंटेबिलिटी आप लिख दो, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे आ रही है अकाउंटेबिलिटी, आप बताओ कोमल, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ रही है? इधर आ जाओ। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप तो पढ़ के लिखते हो ना? यस सर। तो कैसे याद नहीं आ रहा है फिर? मुझे सर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और एम्पावरमेंट के तो याद आ रही है। तो गुड गवर्नेंस के क्यों आपको अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी में कोई पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है? ट्रांसपेरेंसी में सर ये लिख सकते हैं कि लैंड डिमार्केशन इजी हो जाएगा, हाँ, तो लैंड डिमार्क, ठीक है, हाँ लैंड डिमार्क क्यों ऐसा? क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है प्रॉपर्टी इसमें। कार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, आप बताओ कोई पॉइंट इसमें अकाउंटेबिलिटी में? सर बेसिकली जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो पहले होते थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द इशुएंस ऑफ द प्रॉपर्टी कार्ड, और वो भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी शो करने का काम करता है, ट्रांसपेरेंसी शो करने का काम करता है। नहीं तो DU वाला कहानी हो गया। स्पेसिफिक बताओ, स्पेसिफिक कैसे अकाउंटेबिलिटी? वो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा अभी यार। अच्छा, और कोई आप बताओ अजीत, कैसे अकाउंटेबिलिटी? हाँ बताओ। क्लियर लैंड रिकॉर्ड्स रहेगा तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है कि आपकी ज़मीन। गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है और लोग भी अकाउंटेबल है कि अगर उनके पास एक क्लियर डेटा है तो आपको पता है ना कि किसका डिस्प्यूट है, किसकी वो लैंड है, तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स ले सकते हो आप उस पे, जो इसमें इकोनॉमी वाला पूछा हुआ है। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी कार्ड दे रहे हो, मतलब इसमें लगभग शायद लगभग शायद 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप उससे लैंड रिकॉर्ड को आप मोनेटाइज कर रहे हो ना, मतलब आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो जो लोकल बॉडीज़ का जो मेन इशू है कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, वो चीज़ आप इससे इंश्योर कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मैपिंग करोगे, आप समझ गए। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, क्योंकि यू आर यूजिंग GIS मैपिंग, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सिस्टम। आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसकी ज़मीन है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह से आपको की पॉइंट सोचना है। ठीक है, अब आप इस पे जैसे इसने अकाउंटेबिलिटी पे बताया, आप सेल्फ रिलायंस पे बताओ दो कोई कीवर्ड। While promoting economic self-reliance. हाँ सर, क्योंकि उनके पास लैंड मतलब स्पेसिफिक लैंड सीलिंग कहीं ना कहीं मिल रही है, लैंड स्पेसिफिकली उन्हें मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दे कैन ऑल्सो यूज इट फॉर एग्रीकल्चरल एंड सिक्योर इनकम, लाइक इनकम सर लाइवलीहुड, लोन के लिए यूज कर लोन के हाँ लिए। हाँ ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी जब कार्ड आपको मिल गया तो आपको क्रेडिट मिल गया।
आप समझ रहे हो, एक्सेस टू क्रेडिट ईजी हो एंड ये गया। ग्रहुनी जो मतलब कोलैटरल फ्री आप उसको यूज़ कर सकते हो, हाँ, हाँ, मतलब यू हाँ। कैन प्लेज योर लैंड एज द कोलैटरल एंड हाँ, सीक बिकॉज लोन नाउ फ्रॉम देयर। प्रीवियसली व्हाट यूज्ड टू हैपन, कोई लोन देता नहीं था। अब जब आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड है, यू हैव द एविडेंस दैट दिस इज माय प्रॉपर्टी, यू कैन इजीली एक्सेस टू द क्रेडिट। तो ये सेल्फ रिलायंस हुआ ना, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, कि आप जो रूरल लोग थे उनको आराम से वो चीज़ें मिल रही हैं। तो ये चीज़ एक पॉइंट हो गया। ये इसने मतलब जनरली आप लोगों ने नहीं लिखा। आप हमेशा रिलेट करके ऐसे चलोगे तो आपको मतलब चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको भूल नहीं होंगी चीज़ें। आप एक बार रिलेट कर लोगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये समझ में आया। दूसरा पॉइंट और कोई सेल्फ रिलायंस में आप बताओ कि जो आपको लग रहा हो कि एक्सेस टू क्रेडिट के अलावा और कोई चीज़। Access to credit. हम्म, I think they can use it for the agricultural purpose as well. तो एग्रीकल्चर के लिए तो पहले भी यूज़ कर रहे थे ना। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस कैसे है? So because it is also ensuring कहीं ना कहीं equity. नहीं, सर इसको इस एस्पेक्ट में लिख सकते हैं, लाइक जो पंचायत से ना उनके पास भी प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा तो फंड ज़्यादा हाँ हाँ हाँ, तो दे विल ठीक बी है। मोर सेल्फ रिलायंट हाँ। डिपेंडेंट ऑन बीइंग। हाँ, जो हम लोग लास्ट वाले डिस्कशन में बात कर रहे थे कि वाई द PRIs आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल पूल, वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। ठीक है, तो जब हाँ। समझ गए आप, जैसे एक रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है एक, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ना। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में नाउ द गवर्नमेंट कैन और मीन्स टैग दोज पर्टिकुलर लैंड्स, तो अब प्रॉपर्टी टैक्स लेना इजी हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आसान हो गया। ठीक है, या मान लो आप डिस्प्यूट्स कम होने लगेंगे, तो वो भी तो आपके अननेसेसरी के बर्डन है जो कम हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस वो बढ़ा रहा है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट इज़ द मेजर सिविल डिस्प्यूट, तो वो चीज़ें कम होने लगेंगी। आप समझ गए। फिर इसी तरह इंपावरमेंट में आप बैठो, अब आप बताओ अजीत, इंपावरमेंट में आप उसको दो, आप भी बैठ जाओ, लेकिन इसका मतलब पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना, अगर कीवर्ड्स याद आएंगे तो आप लिख डालोगे, वही दिखाने का पर्पज़ है। ऐसे में सब में आप लोग बस कीवर्ड याद करो। जैसे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एम्पावरमेंट के लिए एक दो याद है मुझे। हाँ बताओ। जैसे जैसे क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी तो सर क्या कहते हैं, बिजनेस कर सकते हैं उससे। एम्पावर एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह। ठीक है, हाँ हाँ, तो एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया। और एम्पावरमेंट का मतलब और क्या समझते हो आप? एम्पावरमेंट बेसिकली सर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल, Social एंड हेल्थ, empowerment. सोशल एम्पावरमेंट। हाँ, एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट कैसे होगा? सोशल हायरार्की में इनको पैसा मिलता है, सो दे आर गेटिंग अ स्टेटस इन सोसाइटी, एंड वी कैन टैग इट विद द वुमेन एम्पावरमेंट आल्सो। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट में यू कैन टैग इट, बिकॉज लॉट ऑफ स्कीम्स, मतलब इस स्कीम में वेरियस ज्वाइंट होल्डर्स आर देयर। मतलब जब आप पढ़ोगे तो ज्वाइंट होल्डिंग के नाम पे वो प्रॉपर्टी कार्ड इशू हो रहा है, तो इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। और ये एक इशू भी है, मतलब कि बहुत जगह अभी नहीं है वो ज्वाइंट होल्डिंग, नाउ ज्वाइंट होल्डिंग्स आर, मतलब उस पर बहुत सारे रिकमेंडेशन आए हैं कि जो प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाए वो ज्वाइंट होल्डिंग में दिया जाए, ना कि मेल के नाम पे दिया जाए। तो ये आपने एम्पावरमेंट वाला। और कोई एम्पावरमेंट में कोई पॉइंट? कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं तो सो मैपिंग सर उसमें हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो डिजिटल एम्पावरमेंट कर देगा। ठीक है, डिजिटली द पीपल विल बी एम्पावर्ड बिकॉज नाउ दे आर नोइंग ऑल द थिंग्स कि कैसे यूज़ करना है। गवर्नेंस की और चीज़ें परकुलेट होने लगेंगी, जो ई गवर्नेंस की चीज़ें हैं वो परकुलेट होने लगेंगी नीचे। आप समझ रहे हो। अब जैसे आप कॉन्क्लूजन नहीं लिखते हो, आपका बेसिक इशू मैंने आपको बताया, कॉन्क्लूजन नहीं लिखते हो, तो आपने देखो पॉइंट सारे लिखे इसमें, बट नाउ यू आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्क्लूजन। इसमें आपने लिखा है सेल्फ गवर्नेंस वाला। चैलेंजेस आपने इसमें नहीं लिखे, तो एग्जामिन टैग है तो 2-4 चैलेंजेस लिख दो आप, मतलब कोई चैलेंज एक दो चैलेंज जो भी आपको स्पेसिफिक लगता है आप इसमें लिख दो। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है आप वाले में इशू। कुछ लोगों ने लिखा है, मतलब कुछ लोगों ने अच्छा लिखा है। चैलेंज सर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हो सकता है, और एक कॉल काम नहीं करती वो। स्वामित्व स्कीम में जो प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं वो लीगल नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। मतलब मान लो आपको प्रॉपर्टी कार्ड मिल गया तो इसकी गारंटी ये नहीं है कि वो ज़मीन आप ही की है। आप समझ रहे हो, मतलब अभी तक उसको लीगलाइज नहीं किया हो, तो स्कीम है ना, लीगलाइज नहीं है, उसको लीगल बैकिंग तो है नहीं कि अच्छा आपको आपके नाम पे मैप कर दिया तो आपकी ज़मीन है। आप समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टेट्स में अलग अलग एक वो चलता है, डिजिटल लैंड मॉडर्नाइजेशन करके एक प्रोग्राम चलता है स्टेट्स का, वो है ना, मतलब उससे लिंकेजेस नहीं है इसमें, उसको लिंक नहीं किया गया इससे। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो आप 1-2 लिख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। फिर इसका कॉन्क्लूड आप लोग कैसे करोगे? कोई भी चीज़ आप गवर्नेंस से सोचो कि गवर्नेंस के पॉइंट से या पेपर 2 के पॉइंट से आप कैसे कॉन्क्लूड करोगे इसको। पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, तो आप बताओ कैसे कॉन्क्लूड करोगे। मैं इसके पंचायती राज के हाँ, और पॉइंट की नहीं, पंचायती राज में डायरेक्ट आप आर्टिकल लिख दो, क्योंकि उतना पॉइंट तो उतना जगह तो है नहीं, तो आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। आर्टिकल 243 नहीं, आर्टिकल 40 DPSP का 243 भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 40 ज़्यादा आपको दिखेगा। या और कोई चीज़ से आप इसको कर सकते हो। आर्टिकल 38 ठीक है, उससे भी। और आर्टिकल के अलावा और कोई कॉन्क्लूज़न? इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रहा है
पंचायतों को, इसके थ्रू दे कैन इम्प्लीमेंट देयर ओन पॉलिसी। ठीक है। और कोई कंक्लूजन? अच्छा, चैलेंजेस को एड्रेस करके लिख सकते हैं ना कि स्वामित्व स्कीम कैन बी अ लैंडमार्क फॉर इंडियन सोसाइटी इफ दीस चैलेंजेस आर एड्रेस्ड प्रॉपर्ली। हाँ तो ये जनरल हो, इसमें कोई कीवर्ड डालो। तो चैलेंज कुछ भी लीगल हाँ, में हाँ। वगैरह लीगलाइज कर सकते हैं ना कंक्लूजन में। नहीं तो आप लिखो, हाँ, बाई लीगलाइजिंग दैट, बाई एड्रेसिंग दोज चैलेंजेस वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वोदय प्रिंसिपल। आप गांधी जी का जो ग्राम स्वराज वाला प्रिंसिपल डाल दो, तो आप 2 लाइन में लिख दो सर्वोदय। मैंने आप लोग को पिछली बार बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे वेस्टर्न मॉडल, और ये तो आप समझ गए ना स्ट्रक्चर, और इसमें इशू आप समझ गए। ठीक है, तो मैं आपको खैर इसका बता दूंगा अलग अलग। तो ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला साइबर क्राइम वाला वो करोगे। साइबर क्राइम वाला, साइबर क्राइम वाले में कोई इशू नहीं है, मतलब जैसा आप लोगों ने लिखा है साइबर क्राइम में ऐसा इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना है उसमें आप लोग को। तो टाइप्स पता है साइबर क्राइम कहाँ डिफाइन है, कहाँ पे डिफाइन किया गया है साइबर क्राइम को, ऐसा पता है कुछ? आईटी एक्ट में, तो उससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना करने का। अब इसमें भी हर मतलब ये सब मैंने लिख दिया, आप पढ़ लेना एक बार कि क्या क्या और बेसिक चीज़ें हैं। वही ग्राम स्वराज और उस सब से इसको सर्वोदय वगैरह से आप आर्टिकल 40 वगैरह से कॉन्क्लूड कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब साइबर क्राइम 3 लेवल पे होता है। कौन कौन सा लेवल है वो? इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, सोसाइटी लेवल पे हो सकता है, और प्रॉपर्टी लेवल पे हो सकता है। सोसाइटी या गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है, और प्रॉपर्टी लेवल पे हो सकता है। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? बस वर्ड बताओ, प्रीलिम्स में शायद आ जाए। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, बोलो। सर्विस को फ्रीज कर देता है सर। कैसे कैसे? इंक्रीजिंग द ट्रैफिक ऑन द सर्वर। हाँ, इंक्रीजिंग द ट्रैफिक ऑन द सर्वर, द अदर पर्सन्स कैन नॉट बी गेटिंग दोज सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसा लिखा है, लेकिन आप लोगों ने एग्जांपल्स नहीं लिखा है। जैसे आपने लिखा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट है, दोज थिंग्स यू हैव रिटन, बट यू हैव नॉट रिटन एनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल। एक दो तो आपको याद रहना चाहिए ना कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। तो इसमें मैंने वो चीज़ें डाली हैं, वो आप ध्यान रखो। तो पहले इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या हो सकता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान हो। तो एक केस हुआ था, मतलब साइबर स्टॉकिंग है तो पता है, ऑनलाइन हरासमेंट बेसिक। तो एक टाइप ये है जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। सिमिलरली आइडेंटिटी थेफ्ट इज अनदर टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, जैसे ईमेल पे, ईमेल इज मिमिकिंग द SBI थिंग्स, मतलब जो आपके डेटा वगैरह को यूज़ कर ले रहे हैं। मॉर्फिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, योर फेस और योर अदर थिंग्स कैन बी मॉर्फ्ड, तो उसको डीप फेक आपने पढ़ा है, अभी मैंने शायद इस बार दिया है डीप फेक। तो डीप फेक भी इट इज़ अ काइंड ऑफ क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। तो आप एक दो इसमें पता हो। देन ऑन द प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट रैंसमवेयर, या तो वाना क्राई वाला जो आपने इशू पढ़ा था दैट वाज द चाइनीज़ अटैक, वो चीज़ें आप लिख सकते हो। और डेटा थेफ्ट ऑन द प्रॉपर्टी जो जोमेटो के साथ हुआ 2017 में, वो भी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है जब आप टाइप्स पढ़ो तो बस 2-3 एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में रखे रहो कि उसके क्या एग्जाम्पल हैं उस टाइप्स के, ताकि आप उसको सब्सटेंशिएट कर पाओ। आप डायरेक्ट लिखोगे साइबर टेररिज्म तो पता नहीं लगेगा, मतलब आपने लिख दिया साइबर टेररिज्म, लेकिन अगर आप उसको लिखोगे नहीं, या साइबर बुलिंग आपने लिखा है, तो चीज़ें पता नहीं लगेंगी कि क्या है। ठीक है, आप बस एक एक एग्जाम्पल लिखो, और मोस्टली जनरली सब में एग्जाम्पल नहीं लिखना होता है। आप 6 पॉइंट लिख रहे हो तो 2 तो कम से कम सब्सटेंशिएट करो, कि 2 में आप सब्सटेंशिएशन डालो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते थे। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि साइबर टेररिज्म का मतलब इफ़ यू आर अटैकिंग ऑन एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देन इट इज़ अ साइबर टेररिज्म। ठीक है, अब मेजर्स में यू हैव टू थिंक ऑन दीज पर्सपेक्टिव कि व्हाट आर द लीगल मेजर्स। जैसे आप लोगों ने क्लब कर दिया है चीज़ों को, आप ऐसे भी सोचोगे कि अलग क्वेश्चन भी तो आ सकता है, लीगल मेजर पे अलग क्वेश्चन आ सकता है कि लीगल मेजर कौन से लिए गए हैं, पॉलिसी लेवल पे क्या किया गया है, अवेयरनेस लेवल पे क्या किया गया है, इस तरह का अलग से भी कुछ आपको पता हो। तो वो चीज़ें जैसे सर्टिन वगैरह सब ने लिखा है, आपने भी लिखा I4C के बारे में, तो आपको उनके स्पेसिफिक भी पता हो। स्पेसिफिक इन द सेंस कि व्हाट इज़ मीन्ड फॉर I4C, वो क्या कर रहा है, और सर्टिन क्या करते हैं। आपको पता है I4C क्या करते हैं, सर्टिन पता है। क्या करते हैं? सर्टिन नोडल एजेंसी है साइबर अटैक का इंडिया। हाँ, सर्टिन, और I4C नहीं पता है? अच्छा, I4C नहीं, ठीक। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है I4C? हाँ, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, ये सभी बेसिक आपको पता हो। ठीक है, तो इसको पढ़ना आप, I4C अलग कैसे अलग है, मतलब आप 4 इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट बना रही है तो क्यों 4 इंस्टीट्यूशन बना रही है, तो इसका मतलब कुछ तो होगा उसके पीछे रीज़न। जैसे आपने बताया कि नोडल एजेंसी सर्टिन है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी इशू होगा तो सर्टिन से पूछा जाएगा ना, दे आर द अकाउंटेबल पर्सन्स टू आस्क ऑन दोज थिंग्स। ठीक है, एक्शन लेने के लिए I4C बनाए। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। तो ये चीज़ें आपको पता हो कि लीगल सम एक्ट्स में इसमें कुछ कुछ अगर आप याद रख सकते हो, आर्टिकल 66 इसका जो सेक्शन 66 है, दोज आर रिलेटिंग टू मोस्टली द साइबर अटैक्स।
ठीक है, जो पिनलाइजेशन करता है। सिमिलरली द 509 इज़ द IPC में आप 509 याद रख सकते हो। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी थी। तो देखो यहाँ पे मैंने साइबर फॉरेंसिक का काम कौन करेगा, I4C करेगा। ठीक है, अगर कोई अटैक होता है उस पर कोई भी एनालिसिस करनी है तो I4C विल बी डूइंग, और जो आपने बताया वो ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस तरह से लिख सकते थे। अब लास्ट में इंटरनेशनल में आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब ये इंटरनेशनल में कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। सो वॉट एवर फॉरेंसिक रिसर्च आर डन इन द US और UK, वी हैव द बायलैटरल एग्रीमेंट विद देम एंड दे आर शेयरिंग दोज इन्फॉर्मेशन विथ अस। तो ये भी हमें हेल्प करता है साइबर क्राइम में। तो साइबर में आप कोई भी साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन अगर लिख रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड देयर आर सम पिलर्स गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक बार आप उसके साइट पे जाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साइबर सिक्योरिटी पे एक बार देखना, तो आपको बेसिक डायग्राम मिल जाएगा विच कैन बी यूज्ड इन एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में आप यूज़ कर लोगे, वो मैंने यहाँ डाला नहीं है लेकिन वो किसी भी क्वेश्चन में आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब बूडापेस्ट कन्वेंशन पता ही है, ये भी साइबर सिक्योरिटी पे है। तो इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया बूडापेस्ट कन्वेंशन? इंडिया उसका मेंबर नहीं है, ऐसा क्यों बताओ? मतलब आप बहुत दिन, मतलब बूडापेस्ट कन्वेंशन के बारे में आप लोग को पता है किसी को? ऐसा सुना नहीं है? साइबर सिक्योरिटी पे कन्वेंशन है ये, 2001 का कन्वेंशन है। तो इंडिया हैज़ नॉट साइन बिकॉज टिल नाउ दे आर नॉट टॉकिंग ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ डेटा पे, लोग बात नहीं करते हैं। इफ़ एनी अटैक इज़ गोइंग टू बी हैपन तो दे हैव टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन। इस वजह से इंडिया अगेंस्ट है। तो आप पढ़ना कि बूडापेस्ट कन्वेंशन क्या है और उसके अगेंस्ट इंडिया क्यों है। ठीक है, इतना दिन से हम लोग क्यों नहीं साइन किए, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता था। तो बेसिक मैंने यहाँ लिख दिया है, एक डायग्राम भी डाल दिया है कि आपको हेल्प हो जाए लास्ट में। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जब भी कोई फार्मिंग सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आए, जनरली इसका जो कंटेंट है, पहले तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और नेचुरल फार्मिंग में अंतर क्या है? इंटीग्रेटेड में दो तीन चीजें साथ में रखी हैं, इंटरक्रॉपिंग और कैटल रियरिंग। हाँ, और नेचुरल में? नेचुरल में सर सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, एक ही टाइप के नहीं भले हाँ, एक ही टाइप हाँ, की करें हाँ। बट नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं खाली। ठीक है, ठीक है, मतलब नहीं होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन द मेथड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और नेचुरल फार्मिंग सिस्टम में बेहतर कौन सा है? इंटीग्रेटेड। ऐसा क्यों? वेस्टेज रिसाइकल। हाँ हाँ, वेस्ट रिसाइकिल होंगे। ठीक है, और मेजर तो यही है सर, जो उसका एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हाँ, इनकम हाँ। इंक्रीज हो जा रही है फार्मर की। हाँ, कितनी इंक्रीज हो रही है इनकम? सर एनिमल रियरिंग से जो हो रही है वो इंक्रीज ही हो रही है। तो कितनी? तो आप बताओगे ना वो चीज़। अब ये 15,000 मंथली मंथली बेसिस पे 15 नहीं, ऐसा नहीं है। 10 था पहले। नहीं, 45,000 पर हेक्टेयर ऐसा पहले होता था, वो लगभग 1.25 लाख के आसपास एनुअली आपको मिलेगा। ठीक है, एनुअल लेवल पे वो बढ़ता है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब बेसिक डायग्राम आप हमेशा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि लाइव स्टॉक, फिशरीज़, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। नेचुरल फार्मिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग में ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर। ठीक है, इट डज़ नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू यूज़ द पोल्ट्री सिस्टम इन एंड अराउंड फिशरी सिस्टम, आप उसमें लगा दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इंडिया में कितने % है? 86%। ठीक है, और किसको बोला जाता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर? लेस देन 2 हेक्टेयर। हाँ, लेस दैन 2 हेक्टेयर जिनके पास लैंड अवेलेबिलिटी है, उनको ये बोला जाता है। ठीक है, तो यू हैव टू ऑलवेज नो ओनली द ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव आप पढ़े रहो, इसके कोर कंपोनेंट आप पढ़े रहो, एंड दोज थिंग्स कैन बी यूज्ड इन एनी ऑफ द फार्मिंग जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए, आप अगर इनके वर्ड्स पढ़े रहोगे तो आप यूज़ कर लोगे कि कैसे इस किसी भी उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो सकता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना हो सकता है। ठीक है, कि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए, तो इन सब चीज़ों से वही हो रहा है। अगर आप नेचुरल फार्मिंग देखोगे वो भी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है तो आप आराम से लिख जाओगे वो चीज़ें, आप समझ रहे हो। तो दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव वेयर वी कैन यूज़ द रिसोर्स रिसाइकलिंग ऑफ वॉट एवर, मतलब वॉट एवर रिसोर्स यू आर यूजिंग, वॉट एवर वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई एनी पर्टिकुलर सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड बाई अदर। ठीक है, तो उसका एक बेसिक डायग्राम किसी ने बनाया नहीं है, मतलब वो आप बना सकते हो। फिर इनकम का डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो देयर। इनकम का डाइवर्सिफिकेशन कैसे है? क्योंकि आप अलग अलग तरह का वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि क्रॉप के साथ आपने डेयरी कर दिया, क्रॉप के साथ आपने पोल्ट्री कर दिया, अपने स्पेसिफिक हिसाब से। अब इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में? बताओ कोई भी। नहीं, ये तो बड़ा इशू नहीं हुआ, ये तो हम लोगों को भी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है। और कोई? सर लैंड लिमिटेड है तो इतनी सारी चीज़ें एक्यूट कैरी आउट करना पड़ेगा।
ठीक है, और कोई ह्यूमन रिसोर्स फॉर मैनेजमेंट। सर इसकी हाँ, स्किल फॉर वही इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए स्किल लेबर। KVK में ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जा रही हैं, आप समझ रहे हो। किसान विकास ऐसा मतलब एक चलता है ना, कौन सा है वो, कृषि विकास केंद्र करके, उसमें दे आर नॉट टिल नाउ नॉट दे हैव इंटीग्रेटेड कि चीज़ें सिखाई जाएँ। जब बताई नहीं जाएंगी तो आपको पता नहीं लगेगा। एक दिक्कत इसकी ये है, ठीक है। अब चैलेंजेस भी आपको पता हो इसके फिर कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का क्या इश्यूज़ है, ठीक है। अगर वो आपको इशू नहीं पता लगेगा तो दिक्कत है। दूसरा, लैंड स्पेसिफिक IFS मॉडल नहीं है। लैंड स्पेसिफिक IFS मॉडल का मतलब कि मान लो आपको केरल में करना है तो यू कैन नॉट गो विद द क्रॉप प्लस डेयरी, आप समझ रहे हो। आपको पता तो हो कि वो एरिया कैसा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसके बेसिस पे आपको वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा एज अ फार्मर, अगर आप सोचो तो ये चीज़ें अभी मैप्ड नहीं है, ठीक है, कि कहाँ पे आप किस तरह का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर सकते हो। तो दे आर नॉट एबल टू हार्नेस द बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है, उतनी अवेयरनेस नहीं है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो नीति आयोग ने यही बोला है कि ये मैपिंग करनी चाहिए वे फॉरवर्ड में। नीति आयोग ने ये भी बोला है कि वी हैव टू इस्टेब्लिश द फार्मिंग सिस्टम रिसर्च सेंटर, मतलब जो KVK के अंडर एक इस तरह का एक रिसर्च सेंटर बनाया जाए जहाँ पे इन चीज़ों की रिसर्च की जाए, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड जनरली आप लोगों ने IFS में नहीं पढ़ा होगा, वो इसमें से आप एक बार देख लेना। मैंने दो आपको मेन बता दिए कि जो दो इशूज़ हैं, ठीक है। और सिमिलरली इट इज़ नॉट डिजिटली इनेबल्ड, कहने का मतलब IFS इज़ नॉट डिजिटली इनेबल्ड विद द प्रिसीजन एग्रीकल्चर और विद द यूज़ ऑफ अदर थिंग्स विच वी आर करेंटली फोकसिंग ऑन, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको इसके रिकमेंडेशन में ऐड करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या क्या पूछ रहा था, अगर आप देखोगे तो IFS के बारे में पूछ रहा था, आपको बेसिक बता देना था। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स, आप कुछ बेसिक सा डायग्राम बना देते, 10 नंबर का क्वेश्चन था। डायग्राम कैसे, मतलब थोड़ा सा समझ में डायग्राम मतलब कि जैसे अगर इसमें आप यूज़ कर रहे हो ना क्रॉप डायग्राम, इस तरह का आप डायग्राम बना दो कि इफ़ यू आर यूजिंग सम क्रॉप रेसिड्यू, इस तरह का एक बेसिक आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो ना, कि क्रॉप का कुछ रेसिड्यू होगा, दैट रेसिड्यू कैन बी यूज टू फीड लाइव स्टॉक, जो भी आप एनिमल वहाँ पे रखे हो, एंड दोस्त उसका जो वो होगा मैन्योर, दैट विल बी फर्टिलाइजिंग द क्रॉप। तो ऐसा हुआ भी, मतलब तमिलनाडु में या केरला में बाई यूजिंग दिस 30% मतलब जो फर्टिलाइज़र का यूज़ था वो कम हो गया, जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जो मतलब वो यूज़ कर रहे थे उसका कम हुआ बाय यूजिंग दिस। तो ऐसा एक बेसिक डायग्राम आप बना सकते हो कि हाउ वी आर यूजिंग, बिकॉज द सेकंड पार्ट वही पूछ रहा है कि मतलब इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है ना कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो आपको लिखना पड़ेगा हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, ठीक है। जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक मॉडल है, उसमें इन लोगों ने पाया कि सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, इसकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये स्पेसिफिक चीज़ें आपको एक एक दो पता रहे, ठीक है, इसके बारे में। दूसरा इसका क्या है कि ईयर राउंड मतलब एम्प्लॉयमेंट देता है, एंड इट इज़ सीन दैट कि इफ़ समवन, अगर कहीं IFS नहीं है, मतलब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम उतना नहीं है, तो MG नरेगा में ज़्यादा वो बढ़ जाता है एम्प्लॉयमेंट। तो इसका कहने का मतलब कि फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। तो इट इज़ गिविंग द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, और आप कह सकते हो कि ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में जो भी आप क्रॉप कर रहे होगे उसका तो सीज़न होगा, बट जो एनिमल वाला जो आप कर रहे होगे उसका सीज़न नहीं होगा कोई, ठीक है। तो इट विल बी गिविंग अ बेटर रिम्यूनरेशन टू दिस, ठीक है। तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। आपको पता है कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द मानसून, मोस्टली जैसे अगर आप देखोगे तो मानसून पे डिपेंड रहता है, तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑल्सो देयर। तो ये चीज़ें आप लिख के, मतलब जैसे मैंने लिखा है इसमें, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते थे। इवन इट इज़ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का मतलब जैसे उड़ीसा में ये ट्राइबल जो रीजन था, दे हैव फाउंड दैट कि उनके हाउस होल्ड की इनकम बढ़ी है, तो हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी, सो दे विल बी फोकसिंग ऑन द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट, ठीक है। अगर आप नहीं पैसा है तो नहीं आप फोकस कर पाओगे। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है। फिर बाकी मैंने इसमें कुछ कुछ लिख दिया है रिकमेंडेशन। नीति आयोग वाला मैंने आपको बता दिया, व्हाट द स्वामीनाथन कमेटी इज सेइंग वो भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ आपको और नाबार्ड वाली ध्यान रख सकते हो कि जैसे ऑर्गेनिक में सर्टिफिकेशन होता है, वैसा हम प्रोडक्ट सर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऐसा हम प्रोडक्ट सर्टिफाई करके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था इसका, ठीक है। अब मॉनसून वाला क्वेश्चन बेसिकली तो मोस्टली सही लिखा है, इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। इसको ये मतलब आप मॉनसून वाला या तो आप इससे स्टार्ट कर दो कि द 2 ब्रांचेज ऑफ इट, की साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, आप उससे स्टार्ट कर दो इसको, या यू कैन राइट सम डेटा फ्रॉम द IMD कि कितना डिफिशिएंट हुआ, कितना वो हुआ, इस तरह का भी आप कुछ डेटा इसको यूज़ करके लिख सकते हो मॉनसून वाले में। इसमें कोई इशू है, मतलब मॉनसून में फीचर्स में साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तो मोस्टली सबने लिखा है, ठीक है, कि कैसे इसको आप वो कर सकते हो। मेन दिक्कत इसमें कहाँ आई है आप लोग को लिखने में, मेन दिक्कत जो एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस का इम्पैक्ट नहीं लिखा है।
जैसे इसमें देखो फिर से वही पूछ रहे हैं कि हाईलाइट द की कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउथ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्थ ब्रांच, आपको पता है वो किस टाइम पीरियड में होता है, व्हाट इज़ द कवरेज एरिया, जैसे वो तमिलनाडु और इस एरिया में तो नहीं होता है साउथ वेस्ट मानसून, तो नॉर्थ ईस्ट वाला में आप लिख दोगे कि उसका कवरेज एरिया कहाँ है, उसका कवरेज एरिया कहाँ है, ठीक है, या रेनफॉल किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, इस तरह का आप बेसिक एक कवरेज लिख के दोनों को कैरेक्टरिस्टिक को आप विथ मैप, मतलब कुछ लोगों ने मैप बनाया साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का, विथ मैप बना के आप 3-3 4-4 कैरेक्टरिस्टिक दोनों को कंपेयर कर दोगे। फिर ये पूछ रहा है कि मतलब देयर इट्स रोल इन द सस्टेनिंग इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, तो इकोनॉमी को कैसे सस्टेन कर रहा है, इकोनॉमी को सस्टेन मानसून कैसे करता है, एग्रीकल्चर में आपको जीडीपी का वो पता है, तो वो स्पेसिफिक आपको नंबर पता हो कि मतलब अराउंड 55% एरिया जो इंडिया का है वो क्या है, मतलब रेन फेड है, ठीक है, तो इफ़ द रेन इज़ नॉट कमिंग तो वो इशू आ जाएगा। खरीफ से कितना आता है, रबी क्रॉप पता है, वीट रबी है या खरीफ, हाँ बताओ, रबी है, और कोई मस्टर्ड, ये सब पढ़ लें एनसीईआरटी का बेसिक कौन सा खरीफ है, तो एक को याद कर लो ना आप, जैसे वीट राइस तो पता रहता है कि कौन सा खरीफ है कौन सा रबी है, रबी का मतलब समझते हो ना आप, विंटर में होता है, ठीक है, तो जब वो तो बेसिक पता होता है, मस्टर्ड वगैरह पे नहीं पता होता है, तो भाई सरसों के खेत तो उसी टाइम लहला रहे होते हैं जो ठंडी वाला जो टाइम होता है, ठीक है, तो वो भी रबी क्रॉप है, ठीक है, मस्टर्ड वगैरह भी रबी क्रॉप है, तो एक बार देख लेना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसमें, ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, तो मैंने फीचर्स इसमें लिख दिए कि सम बेसिक फीचर्स लाइक वेयर इट इज़ द ओरिजिन, ब्रांच क्या है, उसमें 2 ब्रांच होती है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कवरेज क्या है, इस तरह का बेसिक आप इसमें पहले कंपेयर कर दो, और डायग्राम भी आप बनाओ इसमें, मोस्टली डायग्राम नहीं बना रहे हैं, मतलब मोस्टली कई सारे लोग डायग्राम नहीं बना, छोटा सा डायग्राम बनाने में कितना टाइम लगता है, एक छोटा डायग्राम बना दो आप। अब रोल मैंने लिख दिया कि एग्रीकल्चर में क्या रोल है, लिवलीहुड में क्या रोल है, ये मोस्टली सब लोगों ने लिखा है, ठीक है, तो इसमें इशू नहीं है। जहाँ इशू है मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इशू है। इन्वायरमेंट वाला सिग्निफिकेंस भी मोस्टली लोगों ने लिखा है कि हाउ इट इज़ इन्वायरमेंटली सिग्निफिकेंट। इन्वायरमेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आया और इन्वायरमेंट में अगर आपको इशू आ रहा है पॉइंट कलेक्ट करने में दिमाग में, तो एक रिपोर्ट है जिसमें 5 सर्विसेज बताई जाती हैं, पढ़ा होगा ऐसा इन्वायरमेंट में, राइट, आपने बायोडाइवर्सिटी का वो 5 सर्विस पढ़ा होगा, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज इट इज़ गिविंग टू द ह्यूमैनिटी, ठीक है, ऐसा पढ़ा है ना, कल्चरल सर्विस, न्यूट्रिएंट साइकिल और इस तरह की चीज़ें, उन सारों को आप हमेशा यूज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ उस टाइम एग्जाम में दिमाग में नहीं आ रहा है, तो बस वो याद करके बैठे रहो ताकि आप उस वर्ड्स को यूज़ कर पाओ वाइल राइटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, वही चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में इसको तो आप लिख लोगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाली बात नहीं लिखी है किसी ने, तो आप ये ध्यान रखो कि मॉनसूनल टाइम में द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का जो वो होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, ग्रोइंग कैपेसिटी, तो इट इज़ प्रोवाइडिंग द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एज वेल, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख देना है। अब इसमें एक चीज़ आपने क्लाइमेट शिफ्ट भी सबने लिखा है कि हाउ द इरेटिक रेनफॉल इज डूइंग इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, हाउ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मोस्टली लिखा है कि जो राइस बेल्ट, मतलब किसी ने तो लिखा था कि राइस बेल्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो, जो राइस बेल्ट है वो अब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने लगा है, ठीक है, तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज का इशू है, वो भी आप लिख सकते थे कि हाउ द राइस बेल्ट इज़ कमिंग अपवर्ड। ये नहीं लिखा है आप लोगों ने, इम्पैक्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो एक टॉपिक है आपके में क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ठीक है, जो GS3 का एक टॉपिक है, तो उसको भी डिटेल में पढ़ लिया करो। जब भी कोई थीम है तो आप देखो वो थीम कहाँ से मैंने दी है, तो उसके रिलेटेड भी जो कंटेंट आपके पास है आप उसको पढ़ लो, ताकि आपका वो रिवीजन हो जाए एक बार कि क्रॉपिंग पैटर्न आपने पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पे क्या है। तो शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न हो रहा है, मतलब बेसिक शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, जैसे पहले जो राइस बेल्ट थी वो ईस्ट इंडिया में थी, नाउ इट इज़ मूविंग अपवर्ड, ठीक है, तो ये एक एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस जो पहले था वो नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन पूछ रहा है, लास्ट वाला बात पूछ रहा है, वो मोस्टली नहीं लिखा है किसी ने, तो ये चीज़ आपको फोकस करना है कि हाउ द एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस इज चेंजिंग इन दिस, ठीक है। जैसे सॉइल हेल्थ इज ऑल्सो डिग्रेडिंग, वो भी आप लिख सकते थे, या इवन यू कैन राइट सुंदरबन का जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये आप एग्जाम्पल लिख सकते थे कि हाउ द इकोसिस्टम स्ट्रेस इज देयर, पॉलिनेशन घटने लगा है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स थे और वो सब घटने लगा है, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। सो यू कैन राइट द हाउ एग्रो इकोलॉजिकल बैलेंस इज चेंजिंग इन दिस, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट, इसमें मैंने बेसिक लिख दिया है, आपके लिए काम आ जाएगा एक बार। अब ये वाले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस पिलर्स पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसकी कॉपी अगर मैं देखूँगा तो इसने मतलब लास्ट में या किसी ने भी इसमें जनरली वो पिलर्स एक ही ने लिखे हैं, जैसे आपने ग्लोबल हब में सारे वो लिखे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड LLM, AI, स्किल्ड वर्कफोर्स, इस तरह का, ठीक है। आप एक बार देना अपना, इसने भी मतलब मोस्टली पिलर्स नहीं लिखे हैं। तो मैंने आपको बताया कोई भी मिशन जब आए तो आप उसके पिलर्स लिखो, ठीक है, जैसे इंडिया या ये नहीं, आप पिलर्स आपने नहीं लिखा, बेनिफिट
पूछ नहीं रहा है, आपने बेनिफिट लिख दिया। ये बेनिफिट तो नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे ये इनिशिएटिव जो है वो ग्लोबल हब बना देगा इंडिया को एआई इनोवेशन में, और सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट कैसे आएगी। तो सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, वो तो किसी ने एड्रेस भी नहीं किया है। सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट एआई से कैसे आएगा, आप बताओ कोई भी पॉइंट कि सस्टेनेबल नेशनल डेवलप, इसका पिलर पता है सारा? हाँ 7 पिलर्स सारे पता है कि बेसिक मतलब। इनका LLM सब उसके अंदर आता है मुझे। हाँ, इंफ्रा एलएलएम जो आप बता रहे हो वो तो कंप्यूट का पार्ट हो जाएगा ना, कंप्यूट वर्ड जो है वो इसका पिलर है, ठीक है। तो जैसे ये पता है एआई का बेसिक पता है आप लोग को, ठीक है, मतलब बेसिक एआई का पता है राइट, कि हाउ एआई इज़ वर्किंग, ये बेसिक पता है। बिकॉज वी नीड कोई भी मॉडल, जैसे मान लो मॉडल बनाया जाएगा मशीन लर्निंग वगैरह पे, सो यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ जीपीयू फॉर ट्रेनिंग द डेटा सेट। मान लो मेरे पास कोई डेटा सेट है, आप लोगों का ही डेटा सेट है, एंड आई वांट टू नो कि कौन सबसे अच्छा लिखता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कौन सबसे अच्छा कर रहा है। सो आई नीड टू फीड दोज पर्टिकुलर डेटाज, तभी मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा। तो कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें जो पैसा दिया गया वो 10,000 करोड़ के आसपास दिया गया बजट में, जो दिया गया। कंप्यूटिंग पावर अगर ज़्यादा नहीं होगी तो आप उस पर्टिकुलर जो इंडिजीनियस एलएलएम सिस्टम्स हैं उसको आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, उसको इन्हांस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे भासनी करके एक चलता है, ठीक है, तो उसमें ओला का पैसा लगा हुआ है, मतलब उसमें है उनका मतलब लगा हुआ। एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, वो फिर इधर उधर चला गया। तो भासनी का मतलब भासनी का काफ़ी गवर्नमेंट में वो है, कई सारे प्रोजेक्ट। तो अब इशू क्या है, एआई करेंटली चैट जीपीटी विल बी थिंकिंग कि ये मोस्टली आपको किस में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंग्लिश में। वर्नाकुलर इज़ द मीन्स बेसिक इशूज़, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इंटीग्रेट द एआई इन एवरी नेशनल पार्ट। जैसे मान लो आपको पावर का कुछ चाहिए भाई, मान लो मैं एज अ कॉमन सिटीजन हूँ, आई वांट टू नो व्हाट इज़ द पावर टैरिफ इन माय एरिया, तो आई शुड आस्क समवन, मतलब मैं किसी को पूछूंगा क्यों, मुझे सिस्टम पे पता चलना चाहिए कि मेरे उसमें पावर एरिया कितना है, क्या कट होगा, कब कट होगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो दे आर इंटीग्रेटिंग दो। तो इसके जो पिलर्स हैं वो आप इसको एक बार देख लेना। लेकिन इसके जो पिलर्स हैं, कंप्यूट है एक पिलर्स, कंप्यूट डेमोक्रेटाइजेशन। कंप्यूट डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब इंडिया हैज़ टू डेवलप द शेयर्ड जीपीयू पूल, कि मान लो 3500 4,000 अभी तक शायद 4,000 जीपीयू पूल है इनके पास। वो शेयर्ड जीपीयू पूल होगा तभी आप रिसर्च के लिए लोगों को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो रिसर्च कैसे होगा उस पर, अपने सिस्टम पे तो आप करोगे नहीं। दूसरा इसका जो पिलर है दैट इज़ इंक्लूसिव डेटा एंड लैंग्वेज। तो इंक्लूसिव डेटा का मतलब वी आर यूजिंग दोज थिंग्स फॉर द ट्रेनिंग ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। अभी वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं है सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। और तीसरा इसका पिलर है पब्लिक गुड एआई। तो आपको बस पिलर्स याद कर लेना। पब्लिक गुड एआई का मतलब यू कैन इंटीग्रेट द एआई इन द हेल्थ सिस्टम, यू कैन इंटीग्रेट द एआई इन अनदर, जैसे एजुकेशन सिस्टम में आप इसको यूज़ कर लो, इस तरह का, या गवर्नेंस में आप यूज़ कर लो, ठीक है। और सिमिलरली वी हैव टू फॉलो द एथिक्स इन द डिज़ाइन। जब आप डिज़ाइन कर रहे हो कोई भी मॉडल, वी हैव टू फॉलो द एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको पढ़ने चाहिए GS 4 के लिए, एआई एथिक्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा। एंड नेक्स्ट पिलर इज़ द टैलेंट इकोसिस्टम, कि वी हैव टू बिल्ड द ह्यूमन कैपिटल इन एंड अराउंड द एआई विच वी आर नॉट हैविंग। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट, मेरे ख्याल से शायद 12 मिलियन तक हो जाएगा 2027 तक, ऐसा इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। एंड लास्ट पिलर ऑफ दिस इज़ एआई डिप्लोमेसी। एआई डिप्लोमेसी का मतलब वी आर यूजिंग एआई एज अ सॉफ्ट पावर फॉर द अदर कंट्रीज, ठीक है। कि अगर मान लो हमने कुछ मॉडल डेवलप कर लिया, लाइक यूपीआई चल रहा है अलग कंट्री में, दैट इज़ अ सॉफ्ट पावर काइंड ऑफ थिंग। सिमिलरली वी कैन प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन अ लो कॉस्ट, ठीक है। तो लो कॉस्ट में अगर हम प्रोवाइड कर पाएंगे अदर कंट्रीज़ को, देन इट इज़ गुड फॉर अस, ठीक है। तो आपको एग्जांपल बस थोड़े थोड़े ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में जैसे एक भाषणी मैंने आपको बताया, भाषणी कोर्स में चल रहा है। हेल्थ में जैसे एक एग्जांपल है ई संजीवनी करके, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूजिंग, मतलब एआई इज़ ट्रिगरिंग द फॉर टेली मेडिसिन। जैसे आप लोगों ने नहीं, मतलब मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, वॉइस बॉट इज़ देयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जैसे काउंसलर्स होते हैं, द काउंसलर्स आर कॉलिंग, अभी ह्यूमन वो होता है, या बीपीओ इंडस्ट्री है, दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म। जो बीपीओ में कॉलिंग आता है आपके पास इस तरह का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 साल में। वो जो कॉलिंग होगी वो सारे एआई एजेंट्स हो गए हैं। तो एआई एजेंट्स विल कॉल, यू हैव टू जस्ट ट्रेन दोस, कि आप ट्रेन कर दो और वो कॉल कर देगा, ठीक है। इसी तरह जस्टिस में एक सुपेस एआई करके लास्ट ईयर न्यूज़ में था, सुपेस एआई। तो सुपेस एआई इज़ मतलब इट इज़ यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, उसके जो केसेस होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो, कुछ इसके एग्जांपल कि अलग अलग एरियाज़ में कौन कौन काम कर रहा है। ऐसे हंगर में SDG 2 से, तो जो नेशनल डेवलपमेंट में उसमें आपको SDG से सोचो और उसमें कहाँ कहाँ एआई आप लगा सकते हो वो आप सोचो। जैसे एजुकेशन में एक दीक्षा करके चलता है, आपको पता है, उसको भी ये लोग भाषिनी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव द लॉट ऑफ डेटा। जैसे आपने एक CEC चैनल सुना होगा, DU प्रोफेसर्स का ही शायद चैनल है वो, CEC एक चैनल है, उस पर ऑल द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स आर टॉट।
अभी भी जैसे NPTEL चलता है एक उसका इंजीनियरिंग का, वैसे ही CEC एक चैनल है, वो ह्यूमैनिटीज़ का चलता है। तो ह्यूमैनिटीज़ का सारा डेटा तो है ना, मतलब इन द वॉइस फॉर्म। सो इफ़ वी कैन ट्रेन दोज थिंग्स, सो इट इज़ ईजियर फॉर एवरीवन। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि एजुकेशन में दीक्षा जो है, दीक्षा एक प्लेटफॉर्म था, दोज प्लेटफॉर्म्स आर इंटीग्रेटेड विद द भाषिनी, ठीक है। सो दे आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट, ताकि जो मल्टी लैंग्वेज एडॉप्टेशन है, कई बार रिकॉर्ड ना करना पड़े, कि जो चीज़ें इंग्लिश में रिकॉर्ड हुई हैं अब वो आसानी से मल्टी लैंग्वेज फॉर्म में ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। सुपेस का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। सिमिलरली इसरो इज़ ऑल्सो यूजिंग AI फोरकास्टिंग, ठीक है। तो भी आप इसमें लिख सकते हो कि हाउ दे आर ऑल्सो यूजिंग दैट। तो एक दो एग्जाम्पल आपको बस ध्यान रखना है, और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन अगर आप रिलेट कर पाओगे पिलर्स से, देन यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इस वाले में। आपको इशू समझ में आ गया कॉपीज़ में कि क्या कॉपी में दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसे आपने भी इसमें लिखा है इंटीग्रेटेड LLM इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलेंस डेटा सेट, ये सारी चीज़ें अब आप लिख, और ये जो आप यूज़ करते हो ऐसे 1 2 ऐसा आप दिख रहा है यहाँ पे, वो आप इधर मत लिखा करो। बहुत लोग इधर भी लिख रहे हैं, वो आप मत करो। अभी से आप आदत डालो कि इधर वो चीज़ें मत लिखो, आप आदत डालो कि इसी में आप लिखो वो सारी चीज़ें, ठीक है। और 1 2 3 करके इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ सर्टेन कुछ पैराग्राफ टाइप का। जो आपने 3 बातें लिखी हैं उसको आप मतलब एक पैराग्राफ टाइप से बना दो, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। बाकी AI स्किल्ड वर्क आपने लिखा है, ठीक है। NASSCOM वाला भी लिखा है। चैलेंजेस आपने नहीं लिखा कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर उधर चला गया है कंटेंट। इसमें कोई दिक्कत आ रही है RC वाले में, या ये ठीक चल रहा है? ये ठीक है। आज वाला क्वेश्चन लग रहा है ठीक आप लोग को? वो ठीक है, मतलब करने लायक था आपका, ठीक है। हाँ, करेंट अफेयर का नहीं मिला आपको? वो है बाहर, आप लोग एक बार ले लेना, ठीक है। RC CTET और एक और 5-7 करेंट अफेयर का है, वो भी आप लेना, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे कहा कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कैसे हेल्प करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो ऐसा है कि जैसे मैं लास्ट में लिख देती हूँ चैलेंजेस और जो वे फॉरवर्ड है इन लाइक 2-3 लाइनों में, तो वो पता नहीं चलता लिख रखे हैं, तो हाईलाइट करके लिख लीजिए। हाँ, अगर कीवर्ड आप लिख रहे हो तो आप उस कीवर्ड को नीचे अंडरलाइन करो। मतलब जैसे चैलेंजेस है तो उसमें कीवर्ड्स लिखती है एंड देन वे फॉरवर्ड। हाँ, तो आप उसको हाईलाइट करो, मतलब अगर आपसे, जैसे बहुत लोगों से नहीं होता है वो कीवर्ड हाईलाइट, मान लो आपको जल्दी जल्दी लिखने में नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, उसको कैपिटल में लिखा करो। जैसे मान लो मुझे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लिखना है, तो मैं कार्बन को कैपिटल लिख दूंगा ऐसा। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये अंडरलाइन करो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे आप मान लो वहाँ पे हाईलाइट करो कि बजट में इतना इतना बोला गया, तो आप उसको कैपिटल में लिख दो। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो अगर नहीं कर पाते हो आप तो इसको कैपिटल में लिखो, ठीक है। और तो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ आ गया। तो ये वाला एक बार आप लोग करो, फिर हो जाएगा तो भरेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वही ऑनलाइन वाले में अगर कोई भी होगा, इसमें ऑनलाइन वाले भी लोग हैं, सो दे हैव टू चेक द कमेंट, एंड उसमें गूगल फॉर्म होगा, सो दे कैन सी द डिस्कशन, एंड ऑन दैट डिस्कशन दे कैन अटेम्प्ट द टेस्ट। लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट करने का फ़ायदा आपको तभी होगा, और डिस्कशन सुनने का फ़ायदा जब आप लिखे रहोगे। इफ़ यू आर नॉट राइटिंग द क्वेश्चंस एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, वो कभी फ़ायदा नहीं करेगा। आप खुद से लिखो, फिर उसके बाद सुन लोगे तो थोड़ा सा फ़ायदा कर जाएगा, ठीक है। नहीं तो लिखोगे नहीं, फिर केवल सोचोगे कि सुन लें या मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, वो सॉल्यूशन पढ़ लें, तो उससे वो तो आपको मिल ही रहा है, मार्केट में भी मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। आप अपने से एक बार ट्राई करो, अपना खुद का नोट्स बनाओ। हर टॉपिक पे, जैसे मैंने आप लोग को बताया, हर टॉपिक पे अपना नोट्स बनाओ 2-2 पेज का। किसी के नोट्स पे किसी के भरोसे नहीं चलना है एग्ज़ाम में, ठीक है। अपने भरोसे जाओ तो निकल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है? बेसिक क्लियर है? CSET अभी आपको बाहर मिल जाएगा, ले लिया आपने, ठीक है। तो ट्राई क्या करो कि आके लिखो, मतलब ऑफलाइन में लिखना मुश्किल है। सिलेबस है उसके भी हर टॉपिक के नोट्स बनाए। सिलेबस में हर टॉपिक के नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देयर आर थीम्स कि जो आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ई गवर्नेंस या इस तरह की थीम्स, राइट। तो उन थीम्स को आप एक बार उसके नोट्स बना लो 2-2 पेज के, ठीक है। उनके 2 पेज के 3 पेज के, आप आफ्टर राइटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आपको दिखाया था मैंने 4 क्वेश्चन, मान लो 5 क्वेश्चन आए ई गवर्नेंस के, तो आपने पढ़ लिया, आपको डायमेंशंस मिल गए काफ़ी सारे, आपके पास नोट्स है उस चीज़ों के, उनको एक बार पढ़ लो। वहाँ से जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे मैंने लिखा जो चीज़ें मुझे याद रखनी चाहिए, वो चीज़ आप भी लिख लो कि ये चीज़ मुझे याद रखनी चाहिए, वो आप लिख लो, तो लास्ट में रिवीजन में आपके बहुत आसान हो जाएगा। यही होगा फ़ायदा इससे, ठीक है। एक बार आप बाहर बोलना, वो देना भूल गया एक बार उनको बुलाना, ठीक है। और तो कोई इशू नहीं है इसमें। आप वाले में बस जनरल कंटेंट आता है, यही दिक्कत है। और लोग तो पढ़ के आते हैं, आप में ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब मैं भी पढ़ के आता हूँ, ऐसा नहीं है, बट मुझे मतलब कि एग्जांपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा वैसे ही नहीं लिख पाता मैं। तो क्यों ऐसा, मतलब आप खोजते नहीं हो उस चीज़ को? सर इस बार तो कोशिश करिए ढूंढ के लिखने की।
इस बार ढूंढा है, मतलब आ रहा है वो। हाँ 5-6 घंटे लगे थे सारे क्वेश्चन तो मतलब कैसा कैसा ये आपका राइटिंग सुधारना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ मतलब रीडेबल है, लेकिन वो बहुत स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा वो है। हाँ तो अगर आप फॉन्ट छोटा कर पाओ, वो फास्ट लिखते हैं तो नहीं तो अभी तो अपन पास टाइम है ना, आप ट्राई करो कि हम फॉन्ट छोटा कर दें। या अगर आपको लोग को लग रहा है कि राइटिंग का वो नहीं है तो है, ऐसा नहीं है, राइटिंग का गेम है। 2 नंबर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा और होता है, ठीक है। 2 नंबर आपका ऊपर नीचे उससे हो जाएगा। वो रखा होगा, दे दीजिए। नहीं चॉकलेट वाला भी दे देता हूँ, सिपिन को पता है। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब राइटिंग का भी अगर आप लोग को लगता है कि आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो आप इम्प्रूव करो, क्योंकि अभी टाइम है वो इम्प्रूव करने का। कोई और जिसकी राइटिंग अच्छी होगी वो अच्छा कर ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ कंटेंट बहुत ज़्यादा याद नहीं आता है एग्ज़ाम में, आपको लगेगा वो एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट 3 कौन थे? एक प्रियांशु, अजीत और ऑफलाइन में खुशी ने लिखा था, वो तो आया नहीं। कोमल, कोमल एक बार आप आ जाओ, अजीत आप और एक प्रियांशु, प्रियांशु हाँ, ये 3 लोगों का है। लास्ट में अच्छा जो इन्होंने ऑफलाइन लिखा है। आ जाओ, लिख दिया। इसका तो इम्प्रूव हुआ है काफ़ी। आपका हो रहा है धीरे धीरे। उसको हो गया डन।